नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इटिना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज शो में। हम आपके लिए काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला और फोकस में रहा सारेगामा का शेयर, जहां पर हमने देखा 2 दिन के अंदर 10% की तेज़ी देखने को मिली। क्या है इसके पीछे वजह, आपको हम समझाएंगे शो में आगे। आकाशा एयरलाइंस बहुत जल्दी ही उड़ान भरने वाली है। कंपनी के एमडी CEO से एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाएंगे शो में आगे। साथ ही साथ कल के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे शो में आगे। शुरुआत करते हैं बाजार से, जहां हमने देखा कि वित्त वर्ष 2022 के आखिरी दिन बाजार में हमने आज बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी। बिल्कुल फ्लैट बाजार जाकर बंद हुए। आज सेंसेक्स हमने देखा 33 अंक और निफ्टी में करीब 115 अंकों की हल्की कमज़ोरी ही देखने को मिली। बैंक निफ्टी में करीब 40 अंकों की तेज़ी थी। तो पूरे ब्रॉडली बाजार की बात करें तो म्यूटेड कारोबार जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा, कौन से स्टॉक्स में तेज़ी थी, कहाँ कमज़ोरी थी, ये सब डिटेल्स देकर मेरी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी, बताइए। बिल्कुल, तो मंथली एक्सपायरी के दिन शुरुआत में एक्शन ज़रूर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद हमने देखा बाजार में बिल्कुल फ्लैट कामकाज नजर आया। अब वित्त वर्ष 2022 का अंत और वित्त वर्ष 2023 की जब शुरुआत हो रही है तो FY22 के रिटर्न्स एक बार क्विकली देख लेते हैं। FY22 में निफ्टी में करीब 19.5% के रिटर्न्स देखने को मिले। साथ ही सेंसेक्स में हमने 18% तक के रिटर्न्स देखे। मिड कैप स्पेस की अगर बात करें 23% तक के रिटर्न्स के साथ सबसे आगे यहाँ पर देखने को मिला। और सेक्टोरल परफॉर्मर्स की अगर बात करें, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने करीब 61% की परफॉर्मेंस दिखाई और निफ्टी IT स्पेस ने 41% तक की परफॉर्मेंस दिखाई है। अब आ जाते हैं बाजार के एक्शन पर। निफ्टी में गेनिंग मोमेंटम हमने JSW स्टील, M&M, IOC, ITC जैसे स्टॉक्स में देखा, जहां अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिल रहा था। वहीं निफ्टी के लूजिंग कैंडिडेट्स अगर देखें, हिंडाल्को, डिविज लैब, आइशर मोटर्स, रिलायंस जैसे स्टॉक्स इस सूची में शामिल रहे, जहां पर लाल निशान के साथ ट्रेड्स नजर आए। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिला। टॉप ऑन द लिस्ट अदानी पावर, HAL, ऑयल इंडिया, AU स्मॉल फाइनेंस, कंटेनर कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक्स यहां पर साबित होते हुए दिखे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। अब आ जाते हैं सेक्टर परफॉर्मर्स और लूजिंग सेक्टर्स पर। मिड कैप में तेजी हमने देखी, स्मॉल कैप में और कैश स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर मोमेंटम देखें, ऑटोमोबाइल स्पेस, FMCG, मीडिया, निजी बैंक क्षेत्र अच्छी तेजी के बीच आज के सत्र में ट्रेड्स दिखा रहे थे। वहीं IT, मेटल, फार्मा और सरकारी बैंक क्षेत्र की तरफ से लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। तो ये तमाम सेक्टर्स थे जो कि बाजार को सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे। लेकिन साथ ही ऑटो, FMCG, मीडिया और प्राइवेट बैंक की तरफ से अच्छे सपोर्ट्स आते हुए दिखे। अब जब हमने एक्सपर्ट का पोल करवाया तो ज़्यादातर जानकार का अराउंड 60% एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 36,200 से 36,500 की रेंज में होती हुई दिखेगी और ऐसा ही होता हुआ दिखा। और 55% एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि निफ्टी की एक्सपायरी 17,400 से 17,500 की रेंज में होती हुई दिखेगी। निफ्टी की एक्सपायरी भी इन्हीं रेंजेस में कटती हुई दिखी। तो क्लियरली इटिना स्वदेश की तरफ से जो एक्सपर्ट का पोल बनाया गया था वो भी सही और सटीक साबित होता हुआ दिखा। निफ्टी में हमने फ्लैट कारोबार देखा, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मानसी उस पूरे अपडेट के लिए। तो हमारा जो एक्सपर्ट पोल था यहाँ पर वो भी पूरी तरीके से सही निकला और बाजार एक छोटे दायरे में ही जाकर आज कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। मेरे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं मेरे साथ अब, रवि सिंह और गौरव बिस्सा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। गौरव, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। एक बड़ा कंसेंसस धीरे धीरे ये बन रहा था कि 17,500 के ऊपर शायद हम ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन चंद पॉइंट ही नीचे जाकर बंद हुए हैं। आज का जो बाजार रहा उसको कैसे रीड किया आपने और अब कैसे अप्रोच करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन को? अगर आपका माइक म्यूट है उसको जरा अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हेलो जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है हमें। भले हमने 17,500 भले कॉन्कर ना किया हो, लेकिन अगर देखा जाए तो काफी एक स्ट्रॉन्ग नोट पे हमने बंद दिया है। मंथली क्लोज भी आप कह सकते हैं। और एक क्रिटिकल लेवल जो थे निफ्टी के 17,250 वगैरह के, इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल जब तक ये सस्टेन अगर हो रहा है यहाँ पे 17,800 के लिए एक बार अटेम्प्ट किया जा सकता है। रही बात कि कब मोमेंटम पकड़ेगा, आज अगर आप देखेंगे तो मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन को देखने मिला था। लेकिन एक बार 1 या 2 घंटे की क्लोज अगर 17,500 के ऊपर अगर आती है तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। और 2 या 3 दिन के अंदर हमने एक
एक अटेम्प्ट बना सकते हैं टुवर्ड्स 1700। तो फिलहाल जो फैब्रिक है, जो अंडरटोन है, वो फिलहाल पॉजिटिव ही है निफ्टी का। तो यहाँ पे मैं बड़ी मंदी की सलाह नहीं दूंगा मैं। हाँ, छुटके-मुटके आप कह सकते हैं कि थोड़े करेक्शंस आपको देखने मिल सकते हैं 100 पॉइंट वगैरह के, बट ओवरऑल अगर देखा जाए रुझान जो है वो फिलहाल पॉजिटिव ही रहेगा। तो रुझान फिलहाल पॉजिटिव ही हो सकता है। ये गौरव का व्यू है। रवि, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है FY22 वो तो ठीक ठाक ही रहा, करीब अच्छा माना जाएगा। 19% तक की यहाँ पर हमने देखी तेज़ी निफ्टी में। सेंसेक्स भी करीब 18 साढ़े 18% ऊपर था। ब्रॉडली मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अगला अब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा कल से, क्या उम्मीद रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को फिलहाल शेयर मार्केट से? देखिए सौमित जी, बिल्कुल 18-19% रिटर्न बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। जब आप बैंक में आप ये देखते हो कि एफडी पे आपको 5% के रिटर्न मिलते हो, तो इस हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। वो भी आज के समय में जो इतनी सेफ्टी के साथ, जो इतने उतार और चढ़ाव मार्केट देखता है। आपने कोरोना का पूरा दौर देखा, आपने यहाँ पर रशिया और यूक्रेन की वॉर भी देखी। तो ये सारे फैक्टर जो है वो इन्वेस्टर को डराते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब है कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी काफ़ी अट्रैक्शन में होगा। और जो अभी प्रोजेक्शंस नंबर्स, जो ज़्यादातर नंबर ऑफ स्टॉक्स को अगर आप कंपैरिजन करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले जो फाइनेंशियल ईयर में एक रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि ये कांस्टेंट स्पीड रहेगी और कम से कम 18 से 22% के बीच का रिटर्न आपको अगले साल भी सेफ पॉइंट के हिसाब से निकलेगा। और देखिए, अब उतार और चढ़ाव तो जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अगर ईटी स्वदेश के साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे पोर्टफोलियो भी बनाने का मौका मिलेगा। हम अच्छे सेक्टर की चर्चा आगे करेंगे ही। आप इस तरीके की निवेश की रणनीति अगर आप बना के रखेंगे तो मुझे लगता है कि कांस्टेंट आपको 17-18% जो आप बेसिक एक रिटर्न समझते हैं वो आपको मिलेगा। और उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये नहीं सोचिए कि बैंक में एफडी कराएंगे तो मुझे रिटर्न मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो रिटर्न मिलेगा। मुझे लगता है इक्विटी मार्केट इस समय काफी हद तक जो है वो मैच्योर हो चुका है और डिप की संभावनाएं कम होती हैं। डिप को अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखें तो अगला फाइनेंशियल ईयर का टारगेट आपको 18 से 22% के बीच का रिटर्न आपको निकाल के देगा। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर 18 से 22% तक के रिटर्न की उम्मीद अगले फाइनेंशियल ईयर में भी। और इस फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा, बीते फाइनेंशियल ईयर में मेटल्स चमके, आईटी में तेज़ी थी। हो सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में कोई और स्पेस हो जो बेहतर रिटर्न दे। लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर हमारा फोकस इसी पर रहेगा कि किस तरह हम निवेशकों का और ट्रेडर्स का फ़ायदा करवाते रहें। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प वॉइस सुनवाते हैं आपको। बहुत जल्दी ही राकेश झुंझुनवाला जी की कंपनी आकाशा एयर उड़ान भरने जा रही है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के एमडी और सीईओ विनय दुबे ने बताया कि कंपनी की जो पहली फ्लाइट है वो जून महीने में से शुरू होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी का फोकस ग्राहकों पर है, इसलिए जब वो प्लान बना रहे थे इस पूरी कंपनी के लिए तो कच्चे तेल के दाम सामने थे, बहुत सारी और फैक्टर्स सामने थे, लेकिन उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्राहकों को बेहतर सुविधा, कॉस्ट स्ट्रक्चर, इन सब मुद्दों पर फोकस किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या क्या बातें कही। जब हम लोग बिजनेस प्लान बना रहे थे, क्रूड प्राइस का हम लोग ज्यादा देखते नहीं, क्योंकि क्रूड प्राइस हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। हम 30 साल में रहे हैं एविएशन में और 30 साल में हमने क्रूड को $20 पर बैरल देखा है और $140 पर बैरल देखा है। तो ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए जब हम लोग प्लान बनाते हैं, हम लोग क्रूड का प्लान तो बनाते नहीं बिल्कुल। हम लोग बनाते हैं कि अपने कंज्यूमर कस्टमर को कैसे सर्विस करें, हम लोग के एम्प्लॉइज को कैसे सर्व करें, हम लोग की कितनी सस्टेनेबल इंडस्ट्री होगी और हम लोग का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्रूड के बावजूद कैसा होगा। तो ये हम लोग फोकस करते हैं जब हम लोग प्लान बना रहे थे। देखिए, ये 3-4 तो काफी कॉमन बातें हैं। एक है कि इंडिया का लॉन्ग टर्म एविएशन फ्यूचर क्या है, और ये हम लोग सब मिलजुल कर हम लोग ने डिसाइड किया कि इंडिया का एविएशन फ्यूचर तो अभी माने बहुत बड़ा होगा। 20 साल में 1000 हवाई जहाज तो आएंगे ही आएंगे, चाहे आकाशा का हो चाहे किसी दूसरा का हो, लेकिन इंडिया में बहुत सारे हवाई जहाज आने वाले हैं। तो ये एक हम लोग ने देखा था कि जब एयरलाइन शुरू कर रहे हैं कि फ्यूचर का डिमांड क्या है। और उसके अलावा हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग को प्रॉफिटेबल रहना है तो हम लोग का कॉस्ट स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा होना चाहिए।
और उसके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम की बहुत ज़रूरत है। तो ये 2-3 चीज़ हम लोग ने माने पहली बार तय किया था कि ऐसे हम लोग एयरलाइन बनाएंगे। बिल्कुल, तो यात्रियों के लिए एक और सर्विस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। जून महीने से आकाशा एयर उड़ान भरने लगेगी। रवि, यहाँ पर दिलचस्प बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि नई एयरलाइन सामने आ रही हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो पैसेंजर्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपन अप की थीम जिसकी हम बात करते थे, उसमें सबसे बड़ी बात जो आज जुड़ी है वो ये कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 2 अप्रैल से यानी आने वाले 2 दिनों में शनिवार से महाराष्ट्र में मास्क लगाना कंपलसरी नहीं रहेगा। जो कोरोना संबंधी जो पाबंदियां हैं वो हट रही हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की खबरें कैसे इसको रीड करते हैं, और अगर हम शेयर मार्केट में इवेंचुअली इसको ट्रांसलेट करें तो आप एविएशन स्टॉक्स पर जाएंगे, होटल्स पर जाएंगे, बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग स्टॉक्स पर जाएंगे, किस पर आपको लगता है कि इस समय ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्वामी जी। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन इसी पे कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस सेक्टर में जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं इसका बहुत सिंपल आंसर देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है 125 करोड़ की पॉपुलेशन में आज धीरे धीरे करते करते लगभग अगर रेशियो के हिसाब से जाएं तो 8% लोग जो है वो एविएशन इंडस्ट्री को यूज करने लगे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है कहीं ना कहीं से उनको इसका यूटिलाइजेशन करना होता है। और अगर इसका एक सिंपल एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अगर रेलवे से देखें तो यहाँ पर रेशियो बहुत कम है। तो मार्केट बहुत बड़ी है, और मार्केट इतनी बड़ी है और एयरलाइंस यहाँ पर लिमिटेड हैं। 3-4 एयरलाइंस है जिनमें की इस इतनी कैपेसिटी नहीं कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है, सस्ते फेयर मिलते हैं तो आपको यूटिलाइजेशन भी उसका होता हुआ नजर आएगा। और उसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो मुझे लगता है कि एविएशन स्टॉक एविएशन के जो सेक्टर है वो एक ग्रोइंग सेक्टर है। और अगर आप बिलीव करते हैं 4 से 5 साल के व्यू के हिसाब से तो आपको जरूर इसमें निवेश करना चाहिए। दूसरा, जो इमीडिएट बेसिस पे सेक्टर की बात आपने कही, उसमें अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में आज अगर पोर्टफोलियो बना रहा हूं और सिर्फ 3 पॉइंट रखता हूं। पहला कि मुझे आपने जो तीनों सेक्टर की बात की कि ऑनलाइन बुकिंग में जाएं, होटल में जाएं और एविएशन में जाएं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन तीनों को फोकस में रख के सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं अपना होटल इंडस्ट्री की तरफ रखूंगा। यानी 60% होटल इंडस्ट्री में और 20% जो है वो अपना एविएशन और अदर में ऑनलाइन में जाऊंगा। क्यों ऐसा करूं? देखिए, जिस अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है, ज्यादातर होटल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इंडियन होटल एक आपके सामने एग्जाम्पल है जिसकी ग्रोथ बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी ग्रोथ की शुरुआत है। आगे आने वाले समय में यहाँ से 30 से 35% तक ये स्टॉक रैली दे सकता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में अगर बना रहे हैं तो जो मैंने आपको रेशियो बनाया कि 100 का डिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो 60% होटल इंडस्ट्री में, 20% एविएशन में और 20% आप ऑनलाइन बुकिंग के सेक्टर में डालिए। आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और मैं समझता हूं जो अभी हम 18 और 19% की बात कर रहे थे वो इसी तरीके के निवेश पे आपको जो है वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा। करेक्ट। तो धीरे धीरे निवेश करें और 3 अच्छे तरीके एक अच्छा तरीका बताया कि 3 हिस्सों में डिवाइड करें। 60% होटल में, 20% यहाँ पर एविएशन में और 20% ऑनलाइन बुकिंग वाले में। गौरव, अगर मैं होटल्स की बात करूँ, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा इंडियन होटल्स हुआ, रॉयल लॉकेट हुआ, लेमन ट्री, ये सारे फोकस में थे और अच्छे चल भी रहे थे। क्या आपके फोकस में कोई ऐसा स्टॉक आया है होटल इंडस्ट्री से जिसमें अब यहाँ से कुछ टीम बाकी है और ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स अभी देख सकते हैं उसकी तरफ? अभी भी स्कोप इसमें बना हुआ है, काफ़ी अच्छा इसमें सेटअप बना है, ब्रेकआउट है, उसके ज़्यादा मूव किया नहीं है। लेमन ट्री की अगर बात की तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक सेटअप था। यहाँ पे अपने जो वीकली चार्ट्स पे जो ब्रेकआउट दिया था 60 के आसपास में, उसकी उधर ही ट्रेड कर रहा है, एक रीटेस्ट कर रहा है। तो एक छोटे स्टॉप लॉस से यदि आप इसको भी प्ले कर सकते हैं। और जैसे भी बात चल रही थी इंडियन होटल की, तो वो हमेशा फेवरेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इंडियन होटल के चार्ट देखेंगे तो आप अगर मंथली चार्ट्स पे अगर देख रहे हैं तो काफ़ी एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। काफ़ी नीचे के लेवल पे था, लेकिन 10 साल का 15 साल का ब्रेकआउट है तो वो आपको 20% रिटर्न के लिए आपको नहीं प्ले करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक जो है मल्टीबैगर ही बन सकता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट प्ले है लॉन्ग टर्म के लिए मैं कहूँ अगर मंथली चार्ट का देखिए तो वो इंडियन होटल रहेगा। और अगर किसी को कुछ दिनों के लिए प्ले करना है या मे बी 1 महीने के 2 महीने के लिए प्ले करना है तो EI होटल जो है EIH लिमिटेड वो अच्छा लग रहा है और लेमन ट्री अच्छा लग रहा है।
ओके, तो इंडियन होटल्स, EIH और लेमन ट्री, ये 3 होटल स्पेस के काउंटर्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। नज़रिया कुछ लंबा रखें तो अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि चर्चा होटल पर और एयरलाइंस पर क्यों चल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब से कुछ देर पहले जो स्टेटमेंट आया है, वहाँ के मंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि कोरोना के जो नियम लागू थे, प्रतिबंध लागू थे काफ़ी समय से महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से, उन पर से प्रतिबंध जो है वो हट रहे हैं। अब 2 अप्रैल से मास्क लगाना कंपलसरी नहीं होगा, ज़रूरी नहीं होगा, नियमों में ढील मिल रही है और लोग पिछले कई समय से जो है इन नियमों का पालन कर रहे थे और कुछ कहीं ना कहीं एक फटीग जिसे हम कहते हैं वो दिखाई दे रहा था, जिससे एक काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। चलिए फोकस करते हैं और कल क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। एक बड़ी चीज़ जो कल होगी, कल 1 तारीख है और हर 1 तारीख को ऑटो कंपनियां अपने सेल्स के आंकड़े पेश करती हैं। क्या उम्मीद करनी चाहिए इस बार कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से? मेरी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ रही है हमारे साथ। सृष्टि, क्या उम्मीद है इस बार ऑटो कंपनीज के सेल्स के आंकड़ों से? तो मार्च महीने के ऑटो बिक्री के अनुमान की बात करें तो फिर से एक बार वही स्टोरी सामने आती हुई नजर आ सकती है, जहां पे पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल की सेल्स अन्य सेगमेंट्स के मुकाबले काफी अच्छी रह सकती है। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितनी भी चिप शॉर्टेज की खबरें आ रही हैं रशिया, यूक्रेन और बाकी अन्य चीजों के चलते, फिलहाल सेल्स पे ज्यादा असर नहीं देखने को मिला है और इसी के साथ कई सारे सेगमेंट्स है, जैसे कि CNG सेगमेंट में काफी कस्टमर का अट्रैक्शन बढ़ते हुए नजर आया है। सबसे पहले M&M की बात करें तो ऑटोमोटिव डिवीजन में 1% का जंप ऑन अ मंथ बेसिस एक्सपेक्ट करेंगे। वहीं मारुति सुजुकी भी महीने दर महीने अपने जो सेल्स आंकड़ा है वो बरकरार रखते हुए 1.7 लाख यूनिट गाड़ियां बेचती हुई नजर आ सकती है, पर अच्छा जंप देखने को मिल सकता है टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 9% की महीने दर महीने के उछाल की उम्मीद कर रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे आते हैं, जबरदस्त रिएक्शन और जबरदस्त ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ के आंकड़े की महीने दर महीने हम उम्मीद कर रहे हैं, जहां पे आप देख लीजिए चाहे वो आयशर मोटर्स, VECV हो, टाटा मोटर्स हो या अशोक लेलैंड, बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। पर साल दर साल देखें तो अभी भी ये जो सेगमेंट है रिकवरी दिखा रहा है, साल दर साल के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, सपाट ग्रोथ की उम्मीद है। 2 व्हीलर सेगमेंट पे आते हैं, यहाँ पे जो पेन है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि एक्सपोर्ट्स का फायदा जो है बजाज ऑटो, TVS मोटर्स जैसी कंपनी को जरूर होते हुए नजर आएगा, बट इसी के साथ जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेस है जहाँ पे कई सारे अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्शन पा रहे हैं, जिसके चलते इनकी बिक्री पे असर देखने को मिल रहा है। लिस्टेड स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री की बात करें तो साल दर साल 24% की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, पर 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचती हुई नजर आ सकती है कंपनी। 21% का ग्रोथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। TVS मोटर्स 10% ग्रोथ की उम्मीद महीने दर महीने। वहीं आयशर मोटर्स सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स थोड़े से बरकरार रह सकते हैं, लगभग सपाट ग्रोथ साल दर साल के कंपैरिजन में अगर देखें तो। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन पे आते हैं, यहाँ पे जो पेन है वो अभी भी बरकरार है, पर डीलर्स को उम्मीद है कि रबी क्रॉप हार्वेस्ट के बाद जो है कहीं ना कहीं रिकवरी यहाँ पे जरूर देखने को मिल सके। इसके चलते एस्कॉट्स में साल दर साल करीब 50% की बिक्री में गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। वही M&M ट्रैक्टर डिवीजन जो है 22,000 से ज्यादा ट्रैक्टर बेचती हुई नजर आ सकती है, पर फिर भी वो 30% की साल दर साल के आंकड़े में गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। शुक्रिया सृष्टि। तो कमर्शियल व्हीकल्स में रिकवरी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है और यहाँ पर फोकस में कई सारे लिस्टेड प्लेयर्स भी रहेंगे। गौरव, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इस समय ऑटो स्पेस पर फोकस करना है, जाहिर तौर पर जो न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने देखा पिछले कुछ समय हीरो मोटो पर खबर आई थी IT रेड्स की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टॉक मूव हुआ था। लेकिन अगर ऑटो स्पेस पर फोकस करना है तो 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या फिर ऑटो कंपोनेंट, ऑटो एंसिलरी बनाने वाली कंपनियां, कहां पर आपको लगता है कि इस समय फोकस करना चाहिए? इन तीनों में अगर आपके टॉपिक पूछो तो कौन से होंगे? यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा बाउंस जरूर हमको देखने मिला है निचले लेवल्स पे। ऑटो इंडस्ट्री बाउंस एक अच्छा हमको देखने मिला है, बट यहाँ पे वो कहा जाए कि एक सेक्युलर रैली जहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है एक साथ में मूवमेंट देंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है बोलने के लिए। चाहे आप बात कीजिए, अगर ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो वहाँ पे आपको थोड़ा आपको देखने मिल सकता है। आप कमिंस इंडिया देख लीजिए, आप भारत फोर्स देख लीजिए, वहाँ पे थोड़ा एक्शन आपको यहाँ पे अच्छा आपको देखने मिल रहा है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो सबसे पोजीशंस बनी है, जो सबसे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, लग रहा है कि
उधर एक थोड़ा एक देखने मिल सकता है। रही बात अगर प्योर प्ले के लिए, तो टू व्हीलर्स में आयशर मोटर है, वो एक टॉप पिक रहेगा। अगर मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ तो वहाँ पे एक अच्छा रिटेस्ट हो रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर, और सपोर्ट्स के आसपास में एक अच्छा कैंडल बना रहा है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जो है आपको आयशर मोटर में देखने मिल सकता है। लार्ज कैप की अगर बात की जाए तो मारुति नज़र में जरूर आएगा, लेकिन बात यह है कि कोई भी अगर डिक्लाइन देखने मिलती है 7,000 के करीब, तो ही मैं इसमें बाई की सलाह दूंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा एक सपोर्ट उभरते हुए आ रहा है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक अशोक लीलैंड है, जहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रेडिंग के लिए मैं वहाँ पे लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जो था 106 से 108 का, वहाँ से एक अच्छा बाउंस आया है। तो प्रेमली आप 110 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। मे बी 120 to 130 का टारगेट होगा, तो छोटे टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। अग्रेसिवली कहा जाए तो मुझे फिलहाल यहाँ पे मौके नहीं दिख रहे हैं आउट ऑफ स्पेस में। ओके, तो बहुत ज़्यादा मौके नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप फोकस करना चाहें तो आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप अपनी रेडार पर रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल ये जानने का वक्त हो गया है कि अब जब कल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा, 1 तारीख शुरू हो जाएगी हफ्ते का, लेकिन आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, जानते हैं हमारे मेहमानों के आज के VIP शेयर्स। रवि, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से आइडियाज आप लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए आज। देखिए, यहाँ पर ऑटो की चल रही है चर्चा और गैस की चल रही है, तो मेरा पहला जो स्टॉक है वो है गुजरात गैस। और इस समय जो पेट्रोलियम की सिचुएशन है और उसकी डिमांड को देखते हुए ये स्टॉक्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। 34,643 करोड़ का करीब मार्केट कैप है, पी देखें तो 28 का है। और साथ ही अगर नंबर्स पे जाते हैं तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है वो भी काफी ठीक है, एवरेज ग्रोथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो नेक्स्ट इसके मोमेंटम है उसको काफी हद तक इसके स्टैटिस्टिक्स मैच करते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 580 के टारगेट यहाँ से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए भी चैलेंज होता है ऐसे टाइम पे कि कल की तैयारी करवानी है तो लॉन्ग टर्म भी देखना है और कल के लिए भी देखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल आपको ये 2 से 2.5% का गेन, और लॉन्ग टर्म पे अगर चलते हैं तो कम से कम यहाँ से आपको 22 से 25% का गेन दे सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। साथ ही दूसरा स्टॉक जिसकी अभी आप चर्चा ही कर रहे थे, ऑब्वियसली है कि कॉमर्शियल व्हीकल के नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं। हालांकि मेरी चॉइस पे यहाँ पर मारुति, टाटा मोटर, DVR, टाटा मोटर और इस समय अशोक लेलैंड है। लेकिन जो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है वो लगता है कि अशोक लेलैंड पे आपको बेट करना चाहिए, क्योंकि इसके नंबर्स कंटिन्यूअस अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। यानी कि जरूर इनकी बुक्स में लॉस देखने को मिला है, लेकिन अब वो रिवर्स हो रहा है, तो उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा और काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। आपने बता ही दिया, न्यूज कल है ही है, तो कल के लिए भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। तो आपको दोनों में आपकी बल्ले बल्ले है, तो मुझे लगता है कि आपको इस स्टॉक को लेना चाहिए। 150 के टारगेट लॉन्ग टर्म पे आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे जैसे देखें तो लगभग 135 से 140 के बीच का टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए, शॉर्ट टर्म टारगेट भी, लॉन्ग टर्म टारगेट भी दोनों रवि ने आपके लिए पेश कर दिए हैं। यहाँ पर अशोक लेलैंड और गुजरात गैस, ये 2 स्टॉक्स उनको पसंद आते हैं। गौरव, अगर आपको कल कोई पोजीशन लेनी है तो कौन से स्टॉक्स पर फोकस होगा आपका? ये पहला स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है इंटेलेक्ट डिजाइन का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है पिछले कुछ दिनों से, और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतरीन इसमें रहा है पिछले कुछ दिनों से। अबव एवरेज वॉल्यूम्स हुए हैं। आज 50 वीक हाई बनाया है, प्रीवियस वीक हाई बनाया है। तो जब हम डार्विस थ्योरी के सबसे बात करते हैं तो एक फिर इसमें बाई आ चुका है। काफी स्ट्रॉन्ग इसमें मोमेंटम है, और जो ब्रेकआउट है वो 3 वाइट सोल्जर्स के कैंडल पैटर्न से बनाया है। तो यहाँ पे 900 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ के इसमें टारगेट्स होंगे। इसमें जो आउट परफॉर्मेंस है वो बरकरार रह सकता है। दूसरा है वो है अमी ऑर्गेनिक्स। यहाँ पे अगर आप इसके डेली चार्ट्स अगर देखें तो काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में बन रही है। इसमें लिस्टिंग के बाद से लिमिटेड हिस्ट्री है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का इसमें ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। यहाँ पे भी काफी एक क्लियर पैटर्न बनी है, 3 वाइट सोल्जर्स, जो एक काफी इफेक्टिव पैटर्न है। अगर हम रिवर्सल की बात करें या हम ब्रेकआउट्स की बात करें तो यहाँ पे हमको जो ब्रेकआउट देखने मिला है वो 3 वाइट सोल्जर पैटर्न के ऊपर देखने मिला है। अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे 3 दिन से तो काफी बेहतरीन इसमें वॉल्यूम हो रहा है। मेजर मूविंग एवरेज जो आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छा एक अल्फा जनरेशन आपको देखने मिल सकता है। तो 1075 के लिए आप उसको बाय कर सकते हैं, और 950 का इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा।
ओके, एमी ऑर्गेनिक्स और इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ये दो वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप कल के ट्रेडिंग सेशन में फोकस कर सकते हैं। दो आइडियाज़ गौरव की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, रवि और गौरव, आज शो में शामिल होकर हमसे चर्चा भी करने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ भी शेयर करने के लिए। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक लेने का। कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आ रहा है कंज्यूमर स्किंग।